morning to all of you. मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सभी को। स्टार्ट करते हैं। सेशन का पर्पज क्या है? प्रीलिम्स 2025। क्या आप प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर तैयार हैं? ओके, क्या पढ़ा है? अच्छा, इनका कहना है कि इन्होंने 20 से 25 मिनट का समय देकर प्रतिदिन अखबार देखने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा बाकी लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? मंथली मैगजीन पढ़ी है। अच्छा, क्या कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता के साथ पढ़ी है या कभी कभार कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं? कभी कभार कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली न्यूज़ आता है, इस तरह की चीज़ें या न्यूज़ आधारित कोई वीडियो या क्लास इत्यादि पर आप लोग आश्रित हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जितना अभी आप लोगों से बात करके मुझे समझ में आया कि किसी की भी करंट अफेयर की तैयारी सही ढंग से और पूरी तरह से नहीं हुई है। यदा कदा कहीं कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख लिया है। कितने लोग प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं? मैक्सिमम लोग ही हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी क्या सोचा है, कैसे करंट अफेयर को कवर करना है? स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अच्छा, जो मैं बताऊंगी वही स्ट्रैटेजी रहेगी, वही फाइनल कमांड है। ठीक है, कुछ टर्म्स आपने सुनी है, थोड़ा टेस्ट लिया जाए। लीवेंट, मियाविकी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, छोटे किसान बड़े खेत, सुनी है इस तरह की टर्म्स? क्या है ये? सुनी है तो क्या है ये? ठीक है, ठीक है, कहाँ सुनी है आपने ये टर्म्स? PYQs। और ये PYQs जो बने या ये जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए, ये कहाँ से आए हैं? करंट अफेयर या समसामयिकी से आए हैं। आजकल पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर के बारे में आप लोग क्या सुन रहे हैं? कुछ टर्म्स, कोई कंसेप्ट, कोई न्यूज सुन रहे हैं कि लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर है, गोल्ड इंपोर्ट भारत में चर्चा में है, H1B वीजा ट्रंप प्रशासन के आने के बाद चर्चा में है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दे तो अब सदैव के लिए करंट अफेयर बन चुके हैं क्योंकि वो सदैव चर्चा में रहते हैं। प्रजातियों का विलुप्त होना, नई प्रजातियों का मिलना, ये सारे घटनाक्रम भी करंट अफेयर में चलते रहते हैं। शासन प्रशासन, RBI द्वारा इकोनॉमी के फ्रंट पर नए नए दिशा निर्देश, नई नई चीजें आती रहती हैं, वो भी करंट अफेयर में चर्चा में बनी रहती है ना? तो करंट अफेयर जो है UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में क्या भूमिका निभाता है, ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इस तरह के न्यूज़ हाल फिलहाल में करंट अफेयर में काफी अधिक चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की, क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर की प्रीलिम्स में? क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, एक चीज जो हमें समझ में आई वो क्या है कि लगभग लगभग 30% तक वेटेज किसका है? करंट अफेयर का है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि जब पहले से आप लोगों को पता है कि लगभग लगभग 30% भारांश करंट अफेयर को है, तो पूरे साल सही से करंट अफेयर क्यों नहीं पढ़ा? कारण क्या था? टफ पड़ता है, टफ इन द सेंस समझ में नहीं आता है, समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे। चलिए, अभी आपके मुद्दों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अभी तक नहीं पता
तो आज ध्यान रखना और आज से इस बात पर अमल करना, क्योंकि पता होना और अमल करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो 30 से 35% अगर भारांश करंट अफेयर का है तो मतलब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में करंट भूमिका अहम भूमिका निभा रहा है ना। और उसके बिना अब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर की भूमिका सिर्फ करंट अफेयर तक सीमित नहीं है। करंट अफेयर में कुछ चीजें चर्चा में रहती हैं, उसके चलते स्टैटिक से जोड़कर भी आपसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे एमएसपी चर्चा में है, एमएसपी आधारित विगत वर्षों में काफी सारे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे भी हैं, फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि करंट डायमेंशन से प्रश्न पूछा जाए, एमएसपी का जो स्टैटिक पोर्शन है उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संभावना है इस चीज की। यूपीएससी ने एक वर्ष में नाइजर सीड पर, काले तिल पर प्रश्न पूछा है। प्रश्न कहां से आ रहा है? स्टैटिक पोर्शन से, कि खरीफ के तहत आता है या नहीं आता, या एमएसपी के तहत आता है या नहीं आता, जनजातियां जो हैं भोजन बनाने के लिए नाइजर सीड या काले तिल के तेल का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रश्न कुछ रहा इस प्रकार का, लेकिन चर्चा में क्यों आया? क्योंकि करंट अफेयर में आर्टिकल्स आए। डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल था जो ये क्लेम करता है कि भारत में नाइजर सीड के तहत आने वाला क्षेत्रफल विगत कुछ वर्षों में 80% तक संकुचित होकर मात्र 0.1 मिलियन हेक्टेयर ही रह गया, है ना। तो अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम है, इस तरह की कोई प्रवृत्ति है जो अपने आप में काफी प्रमुख है, तो वो टॉपिक चर्चा में आया। अब जरूरी नहीं है कि उस टॉपिक से करंट डायमेंशन आपसे पूछा जाए। क्या पूछा जा सकता है आपसे? स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा सकता है। जैसे घटते क्षेत्रफल के चलते नाइजर सीड चर्चा में रहा, लेकिन करंट की कोई भी स्टेटमेंट उस प्रश्न में नहीं थी। नाइजर सीड के बारे में जो बिल्कुल स्टैटिक सी बातें हैं जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते हैं, वो उस प्रश्न में दी गई थी, है ना। तो करंट अफेयर की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 से 30 प्रश्न हम करंट अफेयर की सहायता से हल कर सकते हैं। अपितु करंट अफेयर की भूमिका इस बात में भी है कि हम करंट अफेयर के माध्यम से स्टैटिक पोर्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रैक कर सकते हैं, कंपैरेटिवली उन पर ज्यादा एम्फेसिस देकर अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रश्न बच्चे बार बार पूछते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा? इसका उत्तर कुछ ही बातों में निहित है। एक तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखिए कि प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है। दूसरा ये देखिए कि कौन से टॉपिक करंट अफेयर में चर्चा में है, क्योंकि वहीं से करंट या उनके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। यूपीएससी ने चंपारण सत्याग्रह पर प्रश्न पूछा। पढ़कर कभी लगेगा कि चंपारण सत्याग्रह पर पूछा गया ये प्रश्न करंट अफेयर आधारित है? नहीं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह तो अपने समय में हुआ था, आज उसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ थी जिसके चलते वो प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। तो करंट अफेयर की भूमिका को सिर्फ करंट अफेयर तक ही सीमित करके नहीं देखना है, बल्कि स्टैटिक पोर्शन से भी कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पीछे मोटिवेशन या प्रोत्साहन का काम कौन करता है? करंट अफेयर। ठीक है। और बहुत सारी न्यूज, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल इशू, गवर्नमेंट जो है स्कीम्स, रिपोर्ट इत्यादि सब चर्चा में चलती रहती हैं। यही मिलकर हमारा क्या बनाती हैं? करंट अफेयर बनाती है। तो सबसे पहले अभी तक अगर आप लोग नहीं जागे हैं तो अभी भी समय है, जाग जाएं। 4 माह कुछ दिन आपके पास हैं। अगर इन दिनों का भी सही से सदुपयोग कर लिया तो आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। और आगे मैं आपको मंथली मैगजीन, पीटी 365 सबके उदाहरण के माध्यम से दिखाऊंगी कि जब आप करंट पढ़ते हो तो करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक भी तैयार हो जाता है, क्योंकि कुछ सीमा तक पृष्ठभूमि में उस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है वो भी दिया जाता है ना। तो सबसे पहले करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस को जानना है और इंपॉर्टेंस को जानते हुए अपनी रणनीति बनानी है। अब अगला मेरा प्रश्न है वो ये है, क्या यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कहीं कुछ टॉपिक करंट अफेयर से जुड़े हुए दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि करंट अफेयर पूछा जाएगा? पीवाईक्यू से। ठीक है, ये तो सही है कि पीवाईक्यू से पता चलता है, लेकिन क्या पीवाईक्यू के अलावा, पीवाईक्यूज के अलावा कहीं और से भी हमें इस बात का उत्तर मिलता है कि करंट अफेयर पूछा जाएगा? देखिए जरा,
दो बातों से पता चलता है, एक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, है ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट अफेयर में जरूरी चल रहा है वो सब प्री या प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक फ्रेज लिख देना, ये एक यूनिट लिख देना अपने आप में सारे करंट अफेयर को कवर कर लेती है। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि राजनीति से जुड़ी हुई करंट अफेयर की घटनाएं, या ये भी नहीं लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, ये भी नहीं लिखा गया अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब जो जो टॉपिक आगे हैं इनसे जुड़ी हुई जो भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब आपको तैयार करनी है, ऐसा संक्षिप्त में यूपीएससी ने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिलेबस को तोड़े कैसे। और मैं कहूंगी इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। क्या स्टैटिक पोर्शन के लिए आप अपना सिलेबस ब्रेक करते हैं कि कहाँ हमें क्या कितना पढ़ना है? होता है ना, क्योंकि आप देखोगे प्रीलिम्स का तो स्टैटिक का जो सिलेबस है वो भी काफी संक्षिप्त है। मेंस में यूपीएससी ने सिलेबस में डिटेलिंग की है, एक एक टॉपिक आपको अलग अलग करके बताया है, लेकिन क्या प्रीलिम्स में ऐसी कोई व्यवस्था है? उत्तर मिलता है नहीं। तो जहां आपने स्टैटिक को लेकर अपने सिलेबस का डिवीजन तैयार किया है कि जैसे देखिए भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन, अच्छा इसमें ये टॉपिक है। अच्छा भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल, प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक, अच्छा इसमें ये टॉपिक आते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी का आर्थिक और सामाजिक विकास। अब आर्थिक और सामाजिक विकास की परिधि में क्या क्या आएगा? एक ही यूनिट है लेकिन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने सारी हमारी यूनिट्स हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रोथ हम कैसे ट्रैक करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है सब इसी के तहत कवर हो जाता है। गरीबी से जुड़े हुए मुद्दे, मेथड, स्कीम, कमेटी, समावेशन, डेमोग्राफी से जुड़े हुए और सोशल सेक्टर में जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर आती है। तो जो मेरा यहाँ पर आपको बताने का उद्देश्य है, क्योंकि अभी आप कोई नई तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी लंबे समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं, अभी भी समय है कि अगर आपने सिलेबस को ब्रेक नहीं किया है तो सिलेबस को ब्रेक कीजिए 3 से 4 पेज में, और बहुत सारी जगह आपको ये ब्रेक मिल भी जाएगा। वही जो ब्रेक है, सेम ब्रेक किसको लेकर काम करेगा? करंट अफेयर को। जो तोड़ा है ना, ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब कक्षा के बीच होने वाला अंतराल नहीं है, ब्रेक का मतलब है सिलेबस को तोड़ लेना। मेन यूनिट, उसके तहत जो सब यूनिट्स हैं, उनके तहत जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना, ताकि जब आप पढ़ें तो सीधा जो आपने टॉपिक्स को लिखा है, लिस्ट बनाई है, उसमें क्लिक करते जाइए, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। क्योंकि सिलेबस अपने आप में संक्षिप्त है तो ये आपसे मांग करता है कि आप उसे तोड़ें। और जो आपने तोड़कर मेन यूनिट, सब यूनिट और उसके तहत टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को जोड़ दीजिए किससे? करंट अफेयर या समसामयिकी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमी का बताऊं, गरीबी का टॉपिक आपने तोड़ा कि गरीबी का अर्थ क्या होता है, गरीबी का मापन कैसे होता है, गरीबी के मापन को लेकर हमारे यहाँ कौन कौन सी समिति बनी हुई है, कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट आती है, गरीबी को लेकर भारत में अभी तक जो आंकड़े हैं या स्थिति है वो क्या है। मोटा मोटा 5-6 हेडिंग में आपने पूरे टॉपिक को तोड़ लिया। अब इस टॉपिक के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई नई कमेटी बनाते हैं गरीबी के आंकलन को लेकर, गरीबी का कोई भी नया आंकलन या कोई भी नए आंकड़े हमारे यहाँ आ रहे हैं, है ना, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबी रेखा को हम ऊपर या नीचे कर रहे हैं, या भारत की छोड़ो अगर वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी गरीबी रेखा के संदर्भ में कुछ ऊपर नीचे किया जाता है, तो ये सारे पहलू कहाँ से आ गए हैं? करंट अफेयर से आ गए हैं। उनको इस स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर हेतु आपकी सिलेबस की जो समझ है वो कोई अलग थलग समझ नहीं है। पहले स्टैटिक के लिए, है ना, जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसके हिसाब से सिलेबस को तोड़िए, एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक को अलग अलग लिखिए, और फिर उनके संदर्भ में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हो रहा है वो किसका हिस्सा हो जाएगा? वो करंट अफेयर या समसामयिकी का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है? डेमोग्राफी आपने पढ़ी, डेमोग्राफी को लेकर भारत की स्थिति क्या है ना, किस आयु वर्ग में कितने
लोग हैं। डेमोग्राफी को लेकर अगर कोई थ्योरी सिद्धांत काम करता है तो कौन सा थ्योरी सिद्धांत काम करता है? ये सबको पता है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। अब सोचिए कोई करंट अफेयर का आर्टिकल भारत की डेमोग्राफी के बारे में आपको कोई नया पर्सपेक्टिव देता है, कोई नया ट्रेंड, कोई नया विश्लेषण सामने आता है, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा? करंट अफेयर का हो जाएगा। तो इसी तरह से चीजें चलती हैं जो पूरा स्टैटिक। आप देखिए पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। अब आज के समय में पर्यावरण, जैव विविधता, ये तो टॉपिक पूरी तरह से ही करंट आधारित हो चुके हैं। तो स्टैटिक की समझ तो होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पर्यावरण के संदर्भ में हमें नया जानने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जलवायु बदल रही है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आई, किन कारणों से ऐसा हो रहा है, इस बारे में नई नई खोज हो रही है। किस तरह से इन चीजों को रोका जा सकता है, इस बारे में नई नई खोज होती है। तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा बन गई? ये सारी चीजें करंट अफेयर का हिस्सा बन गई। प्रजातियां, जैव विविधता नष्ट भी हो रही है और नई प्रजातियों की भी हम खोज कर रहे हैं। सब किसका हिस्सा है? करंट अफेयर का हिस्सा है ना। इतना ही नहीं, संरक्षण क्षेत्र भी है। नए संरक्षण क्षेत्र जुड़ते हैं। किसी संरक्षण क्षेत्र, चाहे वो आप देखोगे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, टाइगर रिजर्व हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चर्चा में चलता रहता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो बायोस्फीयर रिजर्व है जब तक कोई लिस्ट में नया ना ऐड हो। टाइगर रिजर्व की लिस्ट हमारे पास है जब तक कोई नया ऐड ना हो। तो जो नया ऐड हो रहा है वो किसका हिस्सा है? करंट अफेयर का हिस्सा है। अच्छा, जो ऑलरेडी हमारे संरक्षित क्षेत्र है वो किसी कारण से चर्चा में रहे, किसी भी विशेष घटनाक्रम के चलते हो सकते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? करंट अफेयर का हिस्सा है। तो कुछ नहीं करना। अगर स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने सिलेबस को ब्रेक करके रखा है, तोड़ कर रखा है, टॉपिक सब आपको क्लियर है, तो उनके संदर्भ में जो भी करंट अफेयर में प्रगति हो रही है वो क्या कहलाएगी? करंट अफेयर का सिलेबस। यूपीएससी ने कहने के लिए एक अलग यूनिट भी दे दी है और इसी यूनिट को जो जो टॉपिक के साथ संभव है उसके साथ जोड़ते चलो। इतिहास में ज्यादा करंट अफेयर का स्कोप नहीं होता जब तक आर्ट एंड कल्चर या कोई नई खोज, नई बात हमें पता ना चले। ठीक है। ज्योग्राफी में आप देखोगे कि ज्योग्राफी में भी नए नए विचार, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन जो थ्योरी सिद्धांत वाला पार्ट है वहां पर करंट अफेयर का ज्यादा स्कोप नहीं होता। लेकिन ज्योग्राफी में संसाधन भूगोल भी है और रिसोर्स जो ज्योग्राफी है उसमें चीजें बदल रही हैं, तो वहां करंट अफेयर तुलनात्मक रूप से जरूरी हो जाता है। तो किस सब्जेक्ट में करंट अफेयर का क्या स्कोप बनता है ना, उसी आधार पर आपको सब्जेक्ट में करंट अफेयर पर बल देना है और करना कुछ और नहीं बल्कि स्टैटिक में जो आपने टॉपिक्स को तोड़ कर रखा है, एक एक टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर डेवलपमेंट को ट्रैक कीजिए, उनको पढ़िए, वहीं से आपकी करंट अफेयर की तैयारी पूरी हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो अभी तक हमने बहुत ही मूलभूत बातें, और बहुत ही मूलभूत बातों में सबसे पहली बात ये थी कि करंट अफेयर का परीक्षा में महत्व क्या है, प्रत्यक्ष क्या महत्व है और अप्रत्यक्ष क्या महत्व है, इस बारे में बात की। साथ ही जब आपको सिलेबस को देखना है तो सिलेबस में करंट अफेयर हमें कहाँ समझ में आता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त करने की कोशिश की है। अब अगला मेरा प्रश्न आप लोगों से, प्रश्न ये है कि 1 मिनट का समय लीजिए आप लोग और मुझे सोचकर बताएंगे कि जब आप 2025 के लिए करंट अफेयर तैयार करना चाह रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या समस्या है। समय लीजिए 1 मिनट का, आराम से प्रोसेस कीजिए और मुझे बताइए। यस, क्या क्या डाउट है बताइए। ओके, सबसे पहला डाउट आया कि रिटेन करना या लंबे समय तक, जैसे हम कहते हैं ना, याद रख पाना मुश्किल है। ठीक है, पहला डाउट। दूसरा, अच्छा, स्रोत क्या होना चाहिए? दूसरा डाउट। आगे, नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है? अच्छा, मैनेजमेंट किसका? समय का, मटेरियल का? अच्छा, मटेरियल का, यानी करंट अफेयर का प्रबंधन। ठीक है, और
लगभग 1.5 साल सामान्यतः मैं सुझाव नहीं देती हूँ, 12 से 15 माह का करंट अफेयर आप कैसे कवर करें। इसके अलावा रिवीजन, और इतने ही डाउट थे, इसी में सारे डाउट है। एक जो सबसे प्रमुख डाउट है वो होना चाहिए कि कैसे पढ़ें। समझो कुछ हद तक इन डाउट्स में कवर है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं। देखिए आप लोगों ने जो डाउट पूछे हैं ना, वही अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर को सीरियस नहीं लिया है। बिल्कुल ये बात मैं आपको ईमानदारी से कह रही हूँ। ये डाउट अगर मुझसे वो बच्चे पूछते जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये समझ में आता है कि एक नया बच्चा है, तैयारी कर रहा है, वो स्रोत को लेकर कंफ्यूज है ना, वो जो है मटेरियल को लेकर कंफ्यूज है, वो प्रबंधन को लेकर कंफ्यूज है। लेकिन आप लोगों के डाउट ये नहीं बल्कि थोड़े इससे ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे। जैसे मैं बताती हूँ कि मल्टीपल स्रोत अब हमने पढ़े हैं, लास्ट टाइम में करंट अफेयर को कंसोलिडेट कैसे करें, है ना, रिटेन ज्यादा से ज्यादा, ये चलिए अच्छी बात आप लोगों ने पूछा है, हम कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। या करंट अफेयर पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस पर आधारित प्रश्न जब हम बनाते हैं तो सही उत्तर नहीं दे पाते, या भ्रम की स्थिति पैदा होती है, या स्टेटमेंट्स हमें कंफ्यूज कर रही हैं। मानते हैं कि इस लेवल के डाउट होने चाहिए थे। ये डाउट ये दिखाते हैं कि आपने करंट अफेयर पढ़ा है, आप टेस्ट भी दे रहे हैं, फिर आपके सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर आप यहाँ आए हैं। ये डाउट बिल्कुल वही डाउट है कि अभी तक आपने करंट अफेयर को गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। जब मन किया थोड़ा बहुत, कभी कोई मंथली मैगजीन पढ़ ली, कभी कोई वीडियो पढ़ लिया, कभी किसी ने कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बट एक कॉन्स्टेंट स्ट्रैटेजी आप लोगों की नहीं रही है। बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी व्यवहारिक स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर पाएं जिस पर आधारित होकर हम 4 महीने में करंट अफेयर का सही तरीके से प्रबंधन कर पाएं कि एग्जाम में हमारे सामने कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। क्लियर है? अच्छा, ध्यान रखना कि इस सेशन का कुछ हिस्सा आपको मैं कवर करवाने वाली हूँ, कुछ हिस्से के लिए थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे के बाद सर आपसे मिलेंगे। तो जो हिस्सा मुझे कवर करना है उससे जुड़े हुए आपके डाउट्स का समाधान मैं कर दूंगी। अभी तक जो लोग मेरे सामने हैं उनसे जो मुझे समझ में आया है कि अभी तक करंट अफेयर की कोई ज्यादा तैयारी नहीं है। मैं सोच कर आई थी कि प्रश्न ये आएगा कि हम मंथली मैगजीन पढ़ें या फिर पीटी 365 पढ़ें। हाँ, स्रोत में तो आ गया लेकिन इस प्रश्न का कोई वजूद ही नहीं है जब आपने मंथली मैगजीन पढ़ी ही नहीं है सही से। अच्छा, कुछ लोगों ने पढ़ी बट अधिकांशतः लोगों ने नहीं पढ़ी है। अगर मैं मंथली मैगजीन बहुत अच्छे से पढ़ चुकी होती फिर मेरे सामने डाउट आता कि अब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए किसे पिक करें, मंथली मैगजीन या पीटी 365 को। लेकिन अभी तक चूंकि आपने मंथली मैगजीन मैक्सिमम लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रही, पढ़ी ही नहीं है गंभीरता से, तो फिर उसे इतना पीछे जाकर पढ़ने कहीं कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है। फिर तो आप लास्ट में क्या करेंगे कि आपके लिए जो सर्व प्रमुख डॉक्यूमेंट बनता है वो क्या बचता है, पीटी 365। फिर तो इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, उसमें आप अपनी निर्भरता पीटी 365 पर कर सकते हो, है ना। बट फिर भी मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी क्लास देखेंगे, ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर को गंभीरता से लिया है, फॉलो किया है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक चीज़ों को उतना गंभीरता से कवर नहीं किया है। जो काम उनको करना है वो आने वाले 4 महीनों में करना है, ठीक है। तो जिनको ये कंफ्यूजन है कि हम प्रमुख स्रोत के तौर पर मासिक पत्रिका को लेकर चल रहे हैं, अब क्या पीटी 365 की तरफ स्विच करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने बहुत सारी और चीज़ें पढ़ी हैं, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, हमने न्यूज़ टुडे भी देखा है, हमने मासिक पत्रिका भी देखी है, तो अंत में हमारी निर्भरता किस चीज़ पर होनी चाहिए। देखिए,
जब आप तैयारी करते हैं तो शुरुआत से ही आपको ये सुझाव दिया जाता है कि जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, आप हर एक चीज़ को जो है स्टोर करके नहीं रख सकते और ना ही अंतिम समय में रिवाइज कर सकते। सेम बात न्यूज़ टुडे को लेकर है। और न्यूज़ टुडे या जो डेली न्यूज़ इस प्रकार की आती हैं वो कुछ और नहीं, थोड़े समय बाद कंपाइल होकर किसका हिस्सा बन जाती हैं, मंथली मैगजीन का हिस्सा बन जाती है। तो सदैव आपको एक सुझाव दिया जाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ नया लगे उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अंत में जो आपकी मासिक पत्रिका आती है उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उस स्थिति में जब मासिक पत्रिका में वो न्यूज़ या वो बात शामिल नहीं की गई है। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि आप मासिक पत्रिका को अपना आधार बनाकर चल रहे हैं। अब मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी, मैं आपको मंथली मैगजीन भी दिखाऊंगी, मैं PT 365 भी दिखाऊंगी और फिर हम दोनों के अंतर की बात करेंगे। ध्यान रहे, PT 365 इस साल के लिए हिंदी में अभी नहीं आई है। पॉलिटी और गवर्नेंस शायद अंग्रेजी मीडियम में आ गया है, इसलिए उदाहरण के लिए मैं पिछले वर्ष की PT 365 आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ ही दिन में हिंदी में भी आ जाएंगी। ठीक है, देखिए जरा, ये देखिए, ये मंथली करंट अफेयर है। मंथ कौन सा है, नवंबर। आर्टिकल क्या है, डीबीटी। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। क्लियर है। अब देखना, जब ये आर्टिकल एक मासिक पत्रिका में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हुआ है, क्योंकि मासिक पत्रिका में मंथली करंट अफेयर में आर्टिकल में प्रीलिम्स और मेंस की जानकारी को अलग अलग नहीं किया जाता। पूरा आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली परीक्षा की मांग के अनुरूप डिजाइन होता है। वो मांग प्रीलिम से जुड़ी हुई हो सकती है, वो मांग मेंस से भी जुड़ी हो सकती है। इतना क्लियर है। अब देखना जरा, इस आर्टिकल में क्या क्या बताया है, चर्चा में क्यों है। अच्छा, इसके बाद जुड़ी हुई कुछ योजनाएं, इसके बाद डीबीटी क्या है, किस तरह की पूरी प्रबंधन प्रणाली डीबीटी को लेकर काम करती है, डीबीटी ने सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को कैसे बदला है, डीबीटी से जुड़ी हुई चिंताएं, लाभ, यही सारे पहलू हैं, है ना। अब आप देखोगे कि जो चिंताओं वाला पक्ष है, लाभ वाला पक्ष है, या सामाजिक कल्याण को कैसे बदला है, अगर आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न सामान्यतः प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ये जो जानकारी है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है। तो यहां से हम सिर्फ प्रीलिम्स की जानकारी निकालें, उसे ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। ये भी याद रहे, सुझाव बहुत क्लियर है। अगर अब से पहले आप पढ़ते, जब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो किसी भी न्यूज आर्टिकल को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लेकिन जब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हो, तब हमारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाएगा। और बहुत एक अच्छी बात रही कि मुझे PT 365 में भी एक ऐसा ही आर्टिकल मिल गया जिसका टाइटल सेम था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि हम अंतर करके समझ पाएं कि चीजें दोनों के मामले में कैसे बदल रही है। सिंपली डीबीटी चर्चा में मोटा मोटा यहाँ पर बताकर सीधा डीबीटी के बारे में, कैसे ये कार्य करता है, इसको संभव बनाने वाले घटक क्या हैं, सिर्फ जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी सूचना है, और डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा, नगद अंतरांतरण, इन काइंड और अन्य ट्रांसफर। यहीं से तो प्रीलिम्स के प्रश्न पूछे जाते हैं कि डीबीटी है क्या, ये स्कीम कब आती है, किस किस तरह की स्कीम्स को हम डीबीटी के तहत कवर करते हैं, डीबीटी का जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा प्रबंधन है, वो किस प्रकार से होता है, कौन सी तकनीक, कौन से नेटवर्क, किस तरह के प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही जानकारी है जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, उसे निकाला और PT 365 में संक्षिप्त ढंग से बता दिया गया। तो ये अंतर है मासिक पत्रिका और PT 365 में। अब मेरा सुझाव, मैं कोशिश करती हूं कि हमेशा सरल सहज रहे। वो बच्चे जिन्होंने मासिक पत्रिकाओं को अच्छे से पढ़ा है, ना सिर्फ अच्छे से पढ़ा है बल्कि जिन्होंने क्लासेस इत्यादि भी अटेंड की हैं, उन बच्चों के लिए सुझाव है, अगर उनको क्लियर है कि देखिए इस आर्टिकल में ये 5 बिंदु हैं जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं, ये 3 हेडिंग है जो मेंस के लिए जरूरी है, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग कलर के मार्कर से चीजों को हाईलाइट किया है, वो बच्चे अगर उनको लगता है कि अब एक नया डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा,
न्यूज वही है लेकिन डॉक्यूमेंट नया है। मासिक पत्रिका की मेरे दिमाग में एक छवि बन चुकी है कि अच्छा यहाँ यहाँ मोटा मोटा इस पेज में ये दिया गया है, और मैंने अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि देखिए ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं और ये मेंस के लिए ज़रूरी हैं। मुझे किसी अलग डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप अपनी मासिक पत्रिका के साथ जा सकते हो। एक बार बस लिस्ट जरूर चेक कर लेना PT 365 के आर्टिकल की, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अगर ये महसूस होता है कि कुछ आर्टिकल और जरूरी थे तो उनको ऐड कर दिया जाता है। बिल्कुल क्लियर है, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको इतनी समझ क्लियर है कि ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है और ये मेंस के लिए जरूरी है, आपकी जो मंथली मैगजीन है आपकी आंखों के सामने से गुजर चुकी है, आपने उसे अंडरलाइन किया है, चीजों को हाईलाइट किया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपने ऐड की हुई है ना। तो पहला केस जिसमें आपने मासिक पत्रिका को अच्छे से पढ़ा है, कोई डाउट नहीं, आप मासिक पत्रिका को ही प्रमुख डॉक्यूमेंट बनाकर जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल व्यवहारिक भी है कि मोटा मोटा न्यूज आर्टिकल तो सेम ही है, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ थोड़ी चीजों को छोड़कर अगर वो आप मैनेज कर सकते हो तो आप मासिक पत्रिका के साथ जाओ। क्योंकि जब आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो आप रखिए आगे 10-12 मैगजीन, हर महीने का इकोनॉमी पढ़ लीजिए, निकाल कर अलग से कंपाइल कर लीजिए, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, PT 365 या वो उसका काम कर देगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मासिक पत्रिकाओं को सही से नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो आप बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो जानकारी है वो क्या है, या मैं इस चीज को सही से समझ सकता हूं या समझ सकती हूं, तो आपको फिर बिल्कुल क्लियरली PT 365 डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां आपको सीधा मदद मिल जाएगी। आपके लिए तो मासिक पत्रिका भी नई है और PT 365 भी नया है। दूसरा, आपने ना ही चीजों को अंडरलाइन किया है ना ही हाईलाइट किया है ना। तो फिर जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है आप उस पर निर्भर हो सकते हो, और आपको ये लगे कि पूरे डॉक्यूमेंट में भी आप देखोगे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। PT 365 भी कहते हैं कि ब्रीफ में दिया हुआ है, कोशिश भी होती है ब्रीफ में देने की, लेकिन परीक्षा की मांग को कोई भी पकड़ पाए ये संभव नहीं होता। इसलिए कई बार थोड़ी सी ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है कि कहीं कुछ प्रश्न ना पूछ लिए जाएं जो बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएं। तो आप देखोगे हर सब्जेक्ट की PT 365 आप जोड़ दोगे तो भी मोटा मोटा इतना डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो अगर इस तरह का आपका डाउट है तो फिर आप अगर कर सकते हैं तो कक्षाओं की सहायता ले सकते हैं, जहां आपको ये बता दिया जाता है इसमें भी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और अगर कहीं कोई कंसेप्चुअल डिफिकल्टी है, समझ में डिफिकल्टी है, तो वो क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो सुझाव बहुत ही सरल और स्पष्ट है। अगर आपने मासिक पत्रिका अच्छे से पढ़ी है और आपका कॉन्फिडेंस उन्हीं पर है तो बिल्कुल आप मासिक पत्रिकाओं के साथ जाओ, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आपको किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, PT 365 की तरफ बढ़ना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट की भी मदद ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप क्लासेस की मदद भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख निर्भरता स्रोत क्या हो सकता है, एक हो गया मासिक पत्रिका और दूसरा क्या हो गया हमारा PT 365 डॉक्यूमेंट। मोटा मोटा न्यूज लगभग एक ही है, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें जो है आपको डिफरेंस करके बताया जाता है। ठीक है, अगली बात आई, ठीक है हम PT 365 पढ़ रहे हैं है ना, या इस तरह का करंट आधारित और डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जैसे सरकारी योजनाएं भी आती हैं। अगर मैं इकोनॉमी के करंट अफेयर की कवर करने की बात करूं तो सिर्फ PT 365 ही क्यों, है ना, इकोनॉमिक सर्वे बजट भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब अगला प्रश्न ये है कि जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए, और दूसरा हम ज्यादा से ज्यादा रिटेन करें, इसका हमारा तरीका क्या हो सकता है। देखिए, रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपके साथ कौन डिस्कस करेंगे, इंद्रजीत सर, है ना। हम यहाँ वाली बातें पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। देखिए, जो PT 365 डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए ऑलरेडी किसका काम कर रहा है, नोट्स का काम कर रहा है। तो क्या और नोट्स बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, आप लोग मुझे बताएंगे। अलग अलग विद्यार्थियों की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। नोट्स बनाने हैं तो किस प्रकार के नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हो,
असंख्य गवर्नमेंट स्कीम एक डॉक्यूमेंट में दी जाती है, सभी को याद रख पाना संभव है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, PYQs की मदद से ये देखना है कि यूपीएससी किस तरह की स्कीम को वरीयता देती है, और जब एक स्कीम पूछ रही है तो उस स्कीम में कितनी गहराई तक जाकर यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बात आपको सिर्फ स्कीम के बारे में नहीं देखनी है, हर एक चीज के बारे में देखनी है ना। और उसके आधार पर फिर ये निर्धारित करना है कि अगर कंसेप्ट है तो कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं, अगर एनपीए है तो एनपीए आपको पता होगा, है ना। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, काफी चर्चा में भी रहती है ना, कि कई बार कंपनीज, उनके उत्पाद वास्तव में एनवायरमेंट फ्रेंडली होते नहीं, बट इस नाम से वो लाभ लेने की कोशिश करती। ऐसी असंख्य एनवायरमेंट, इकोनॉमी या अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी हुई टर्म्स चर्चा में रहती हैं, जिन्हें हम कंसेप्ट्स कहते हैं। अब कंसेप्ट्स आप भूलेंगे इसकी संभावना कम होती है। भूलते क्या है हम? तथ्य, आंकड़े, ट्रेंड्स इत्यादि। तो बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स का सुझाव मैं कभी नहीं दूंगी, मैं कहूंगी कि एकदम ब्रीफ, जो आप भूलते हैं, जहां आपको प्रॉब्लम है, उस पर आधारित होकर आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, जिसका एक एरिया क्या हो सकता है, गवर्नमेंट स्कीम। कोई नई गवर्नमेंट स्कीम आई, कोई पुरानी गवर्नमेंट स्कीम जो प्रमुख थी, किसी कारण से चर्चा में रही, वो हमारे लिए क्या है, प्रमुख स्कीम है। अच्छा, स्कीम्स के बारे में यूपीएससी अधिकांशतः, देखिए मैं रेयर केस की बात नहीं कर रही, रेयर केस में तो कभी भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, अधिकांशतः किस तरह के प्रश्न पूछती है, स्कीम का उद्देश्य क्या है, मंत्रालय क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, स्कीम कब आई, मोटा मोटा इसी तरह की जानकारी आपसे पूछी जाती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसमें उससे कहीं आगे बढ़कर जानकारी आपको दी जाती है, ताकि अगर 1% कोई चांस बने कि यूपीएससी आपसे कुछ चीजें डिटेल में पूछ ले तो आप उनका उत्तर दे पाओ। आप जब उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं, पीटी 365 को पढ़ रहे हैं, तब तो आपने डिटेल में पढ़ा है। अब आप कुछ हाइलाइट्स को ब्रीफ में लिख सकते हैं, और वो हाइलाइट्स ब्रीफ में क्या हो सकती है, स्कीम ये, वर्ष ये, उद्देश्य ये, मंत्रालय ये, क्रियान्वयन एजेंसी ये 4-5 चीजें आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं। वो आपके लिए किसका काम कर देगी, संक्षिप्त नोट्स या ब्रीफ नोट्स का काम कर देगी। और यही चीज आपको यही नहीं, बाकी सारी चीजों में भी करनी है। जैसे इकोनॉमी, आप सब पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, ठीक है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, आपने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ ली, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या लॉन्ग टर्म, कुछ भी नया कंसेप्ट भी अगर करंट अफेयर में चर्चा में आ रहा है, समझ तो अगर है तो वो क्लियर है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किसमें होती, जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजकोषीय घाटा पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में बढ़ा है, घटा है, लगातार बढ़ा या घटा है, डेट टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट पिछले 4-5 सालों में या एक दशक में लगातार बढ़ रही है या घट रही है। तो ऐसे में आप नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स में कहूंगी कैसे बनाने हैं, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, और ये जुड़ा हुआ है रिटेन करने से भी। हम किन चीजों को अच्छे से रिटेन करते हैं, जिनको हम विजुअलाइज कर पाते हैं, या तो दिमाग से हम विजुअलाइज कर रहे हैं या सामने विजुअलाइज कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक टॉपिक में जो भी आपको याद करना है उसमें ग्राफ्स आपके लिए मददगार होंगे ही होंगे, लेकिन जहां हो सकते हैं वहां ग्राफ, डायग्राम इत्यादि की भूमिका जरूर तलाशिए, क्योंकि उससे अच्छा विकल्प आपके पास कोई हो ही नहीं सकता। अब इस चीज को भी मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देके स्पेसिफाई कर पाऊंगी। अगर मुझसे भी कोई पूछे तो मैं बता पाऊं कि राजकोषीय घाटा पिछले 4 वर्षों में, है ना, पिछले 4 वर्ष, देखिए ईयर यहाँ नीचे है, 20-21, 21-22, 22-23 और 24, कि एक में हमारा 9.2, फिर 6.7, 6.4, 5.6 रहा। आप याद कर लेंगे तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आज तो याद रहेगा लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। तब तक याद रहेगा जब तक कुछ नया नहीं पढ़ा है, जैसे ही नया पढ़ेंगे पीछे समाप्त। तो याद क्या रह सकता है, ये एक चित्र, चित्र में क्या कि देखिए मोटा मोटा ये लाइन नीचे ही जा रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिछले 4 वर्षों में भारत में राजकोषीय घाटा, ये 4 वर्ष कौन से, याद रखना इस बार का बजट सर्वे नहीं आया है,
आएगा। तो ये लास्ट ईयर का सर्वे डॉक्यूमेंट है, उसकी समरी है, वहीं से ये डायग्राम्स उठाए गए हैं। तो ये तो क्लियर है कि ठीक है, एक ट्रेंड मुझे पता है कि मोटा मोटा ये गिरा है, मैं उत्तर दे सकता हूं। यही चीज बाकी चीजों के संदर्भ में देखिए, ये देखिए यहां पर औद्योगिक समृद्धि, या देखिए सेवा क्षेत्रक और कृषि क्षेत्र के बारे में देखिए जरा सेवा क्षेत्रक। अगर याद करना हो तो ये बात कितनी क्लियर है कि आधार मूल्य पर जीवी प्रतिशत में सेवा क्षेत्रक बढ़ रहा है ना, थोड़ा बढ़ा फिर से गिरा। मतलब पिछले 4 सालों में पैटर्न कहीं क्लियर नहीं है, ना ही हम ये कह सकते गिरा है, ना ही हम ये कह सकते बढ़ा है। सिर्फ एक डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि आपने पीवाईक्यू देखे हैं। देखिए इस विश्लेषण तक आप कब पहुंचोगे कि हाँ ये जानकारी मेरे काम आएगी, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे। कुछ प्रश्नों को छोड़कर, इवन मैं इकोनॉमी की भी बात करूं तो यूपीएससी बहुत ज्यादा आंकड़े आपसे नहीं पूछती। आंकड़े वो पूछती है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि पीपीपी के आधार पर भारत की इकोनॉमी विश्व में कौन से स्थान पर आती है। आपको ये तो आइडिया होना ही चाहिए कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। अब आप इस चीज पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि तथ्य पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तथ्य अपने आप में बहुत ही मोटे हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। उससे आगे अगर कोई चीज पूछी जाती है तो प्रमुखतः वहां पर ट्रेंड जरूरी है। देखिए जरा एग्रीकल्चर, ज्यादा कम ज्यादा कम, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, मैसेज काफी स्पष्ट है और वो ये है कि नोट्स बनाएं। नोट्स उन चीजों को बनाएं जो इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसे बनाएं जो ब्रीफ और क्रिस्प हो और आपके समय को ना खाएं। अगर हर एक इधर उधर की सूचना को आप लिखने लगे तो आपके नोट्स कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप उतने डिटेल में नोट्स बनाएं। अब तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका, डॉक्यूमेंट आया, साइड में स्पेस है, उस एक पेज पर जो आर्टिकल है उसमें 5 सबसे प्रमुख जो बातें हैं आप साइड में जो स्पेस है उसमें लिख सकते हो। जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी को देंगे। दूसरा, स्टिकर्स वगैरह आते हैं, आप उस पेज पर चिपका सकते हो वो 4-5 जरूरी बातें लिखकर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पहला और साधारण तरीका, अगर आपका कॉन्फिडेंस बनता है तो आप इस तरीके के साथ जा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप अलग से पेज उठाएं, उस पर जो जो जिस टॉपिक की जरूरी बातें लग रही हैं उन्हें लिखें। लेकिन ध्यान रहे एक सब्जेक्ट के ऐसे ब्रीफ नोट 20 या 25 पेज से आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर इससे आगे चले गए तो कुछ और नहीं बल्कि आप मेन डॉक्यूमेंट को ही मिमिक कर रहे हो, क्योंकि मोटा मोटा 70, 80, 90 पेज में तो एक सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट ही आ रहा है। तो इतने तक आपको सीमित रखना है। पहला तरीका बहुत क्लियर, आप मासिक पत्रिका में ही चीजें ऐड ऑन कर लो, या पीटी 365 अगर रेफर कर रहे हो तो उसमें ऐड ऑन कर लो। दूसरा तरीका, आप सेपरेट नोट्स बना सकते हो। और तीसरा तरीका, अगर आप डिजिटल मामले में सहज महसूस करते हो तो बहुत सारी चीजें आप डिजिटली भी कर सकते हो। आपका लेबर बच जाता है, लेकिन कब, जब आप में कॉन्फिडेंस हो। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किया उस एक लाइन को जो आपने टाइटल बनाकर रखा है वहां पेस्ट कर लीजिए। अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो मैं एक चीज बताती हूँ, दोनों तरीकों को आप मिक्स कर सकते हो। जैसे जहां डायग्राम, चार्ट इत्यादि का स्कोप है, जैसे अब आप इनमें से हर एक डायग्राम तो बनाने बैठेंगे नहीं, इतना समय अब आपके पास नहीं है। अगर बना सकते हो, कुछ लोगों में ये आर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इन डायग्राम्स को उठाओ। जैसे इकोनॉमी संबंधी महत्वपूर्ण ट्रेंड, जो भी 10-20 आपको ऐसे डायग्राम मिल रहे हैं, चार्ट्स मिल रहे हैं, ग्राफ मिल रहे हैं, एक पेज पर पेस्ट कर दो। जो चीजें ग्राफ में या इस फॉर्म में हो सकती हैं उनको आप डिजिटल फॉर्म में कर लो, और जो चीजें लिखने वाली हैं आप उनको मैनुअल फॉर्म में अपने जो है A4 साइज सीट लेकर नोट्स बना सकते हो। सिर्फ इकोनॉमी क्यों, एनवायरनमेंट में भी बहुत स्कोप है। बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको लग रहा है कि मानचित्र बनाकर अगर हर एक की लोकेशन को लिखना अभी मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेरा सुझाव है, चाहे बना हुआ भारत का मैप उठाकर कीजिए, लेकिन अपने हाथ से लोकेशन भर के जरूर देखना है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आपने देखा अगस्ता मलाई जो हमारा रिजर्व है, आसपास की लोकेशन क्या है, लेकिन जब आप भरते हो ना तब देखते हो अच्छा इसकी बाउंड्री यहाँ भी टच हो रही है, अच्छा इस राज्य में भी है, तो जो लर्निंग आउटकम है ना वो आपके लिए बेहतर हो जाते हैं।
तो जो मैसेज है वो सिंपली ये है कि आप चाहे तो PT 365 के साथ भी जानकारी ऐड कर सकते हो, आप चाहे तो अलग से भी नोट्स बना सकते हो, और आप चाहे तो डिजिटल प्लस मैनुअल नोट्स दोनों का एक बेहतर संयोजन बना सकते हो जो लास्ट टाइम रिवीजन में आपके काम आएगा। नोट्स बनाओ तो उसमें चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर हो, इंटरेस्टिंग वे से बनाओ। जैसे हमारे लिए याद रखना, अगर मैं स्टैटिक पोर्शन का एक एग्जांपल दूं, पॉलिटी आप सब पढ़ते हैं, सब रिलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो आपात की स्थिति है, हम कंफ्यूज होते हैं किसमें क्या है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव एक टेबल बनाएंगे। समझे, उस टेबल में हम अलग अलग तरह के आधार पर चीजों को अलग अलग लिखेंगे ताकि हम लंबे समय तक याद रख पाए। अलग अलग तरह के बिल है, धन बिल है, वित्त बिल है, सामान्य विधेयक है, हम कंफ्यूज है, हम टेबल बनाएंगे ताकि चीजों को हम लंबे समय तक रिटेन कर पाए। वही क्रिएटिविटी करंट अफेयर में भी चाहिए, जो जरूरी है उतना लिखो, अगर कहीं से सीधा कोई ग्राफ डायग्राम मिल सकता है, देख के पैटर्न याद रह सकता, आप उसका सहारा लो। कहीं कुछ चीजें आपको अपने लेवल पर ऐसे बना के रखनी है ताकि लास्ट टाइम रिवीजन भी आसान हो और चीजें लंबे समय तक रिटेन हो, तो भी आप इन तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन तीनों सुझावों में जहां आप सहज महसूस करें उस प्रकार के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन फिर से मैं अंतिम बात दोहराऊंगी कि नोट्स अत्यधिक व्यापक ना हो, क्योंकि ना तो अभी आपके पास बनाने का समय है, ना लास्ट टाइम रिवीजन का इतना समय बचेगा कि इतने व्यापक नोट्स को आप दोहरा पाएं। और नोट्स बनाते टाइम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की आपकी समझ अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा क्या जरूरी है और कितना जरूरी है। उसी के आधार पर जो नोट्स बनाएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स होंगे, अन्यथा पता चले आप 10 बातें ऐसी रट रहे थे जो यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाली है, तो ऐसे नोट्स का फिर कोई ज्यादा महत्व नहीं बच पाता। ठीक है, जहां बात है रिटेन करने की, तो आई थिंक रिटेन करने का कुछ उत्तर आपको यहां से मिल गया होगा कि मैपिंग कीजिए चीजों की, विजुअलाइज कीजिए, कुछ चीजें सामने आपके हो सकती हैं, कुछ चीजें आप मानसिक तौर पर विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे सामने की कुछ चीजों में अभी हमने इकोनॉमी का एग्जांपल लिया, एनवायरनमेंट में हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स इत्यादि सबके संदर्भ में चर्चा की। मान लीजिए कोई प्रजाति है जो चर्चा में है, आपको लग रहा है कि इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पीसीज बहुत सारी, हम कितनी याद करें। आप कभी भी देखना, तस्वीर देखकर उस स्पीसीज के बारे में 3-4 चीजें याद करने की कोशिश करना, कंपैरेटिवली आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। तो जितना हो सके इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा चीजों को मानसिक तौर पर विजुअलाइज कीजिए और अपने दिमाग पर दबाव डालिए। ये बात मैं बहुत ज्यादा दबाव के साथ कहती हूँ कि सामान्यतः हम क्या करते हैं, मेरे सामने एक बुक आई, ठीक है ठीक है पढ़ लिया पढ़ लिया, ठीक है ठीक है पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ठीक है ठीक है, हो गए पेज पूरे जितने पढ़ने थे खत्म। आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, और पैसिव लर्निंग कभी भी रिटेन नहीं करवा सकती, आपको एक्टिव लर्निंग करनी ही पड़ेगी। और अधिकांशतः लोग मानेंगे कि हम ऐसा ही करते हैं, हम टेबल पर कमरा बंद करके लैंप जलाकर बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, यही हो रहा है। लेकिन कभी भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जितना पढ़ा आपने बुक बंद की, उसके बाद आप आंख बंद करके 10 से 20 मिनट सिर्फ सोच रहे हो कि अच्छा इस आर्टिकल में मैंने यहाँ यहाँ ये पढ़ा, ठीक है ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी थी, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी थी, अच्छा यहाँ से इस तरह का प्रश्न बनने की पोटेंशियल है, अच्छा यहाँ से ये प्रश्न बनने की पोटेंशियल है। जब तक अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं दोगे, मस्तिष्क याद नहीं रखेगा। और इसका बहुत एक सामान्य उदाहरण है, आप बत्रा सिनेमा से यहाँ तक आइए, अगर सारी चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चल रही हैं, आप खड़े रहे, आपको जाते कुछ सेकंड्स में ऑटो मिल गया, आप बैठे, और भी लोग बैठे थे, आप अपना फोन देखते हुए जो है यहाँ तक पहुंच गए, आप ऊपर चढ़े, रास्ते में भी कोई नहीं टकराया, आप क्लासरूम में आकर बैठ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रास्ते पे क्या देखा, क्या वहां कुछ ऐसा था, नहीं था, क्या था, आपको कुछ याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट एक मोनोटोनस रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कुछ विशेष होता है, ऑटो में 2 लोग आपस में झगड़ने लगे, समझो, अचानक से ऑटो वाला आपसे ज्यादा किराया मांगने लगे, अचानक से देखते देखते आपका फोन आपके हाथ से नीचे गिर जाए,
आपको ऑटो जाते नहीं मिल रहा, आपको 5 मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ये सारे घटनाक्रम क्या है? ये अलार्मिंग पॉइंट है जो आपके दिमाग को स्ट्रेस कर रहे हैं, और ये स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये बातें आपकी मेमोरी बन रही हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगी। जो सामान्य ढंग से चीज़ें चल रही हैं वो कभी भी आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगी। तो ये सिंपल रूल पढ़ने में भी काम करता है। कैसे कैसे काम करता है? पहले तो तस्वीरों के माध्यम से अगर संभव है, जहां तक संभव है चीजों को कवर कीजिए। दूसरा, जहां तस्वीर नहीं है वहां आंख बंद कीजिए, जो 2 चैप्टर आपने पढ़े उनके बारे में सोचिए। सोचते सोचते कहीं ना कहीं जरूर अटकोगे, 2 बातें नहीं याद आई, फिर से किताब को खोलिए और उन्हीं 2 चैप्टर को, जो 2 बातें आपको नहीं समझ में आई थी, फिर से देखिए, फिर से पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, अगला सब्जेक्ट पढ़िए, जो भी XYZ पढ़ना है पढ़िए। रात में सोने से पहले या जब आप पार्क में घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप खाली बैठ जाइए, चाहे आप 20 से 25 मिनट प्रोसेस कीजिए कि आज के दिन में ठीक है, यहाँ 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 ये मैंने पढ़ा था। आप देखोगे आप एक ही दिन में एक ही कंटेंट को एटलीस्ट 3 बार पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार जस्ट पढ़ने के बाद रिवाइज कर रहे हैं, और एक बार सोने से पहले रिवाइज कर रहे हैं। आपने अपने दिमाग को चैलेंज किया, प्रश्न उठाकर कि मैंने क्या पढ़ा है और मुझे कितना याद है। जब दिमाग को चुनौती मिलती है तब दिमाग चीजें याद रखता है। आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। इस प्रक्रम में हमारी रिटेन करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। तो मेरा मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि कभी भी पैसिव लर्नर नहीं बनना है। पैसिव लर्नर कुछ नहीं कर पाते। फिर पता है क्या होता है? आपने बहुत पढ़ा है, एग्जाम में स्टेटमेंट देखेंगे तो देखते खुश होंगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि था क्या। ऐसा होता है कि हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करने से हर एक उत्तर आप सही दे पाओगे, लेकिन काफी हद तक चीजों को रिटेन करने में मदद मिलेगी। फिर रिटेन करने का दूसरा जो चीज है वो क्या है? मल्टीपल रिवीजन, जिसके बारे में आपको सर आगे बताएंगे। तीसरी चीज जो है वो है क्वेश्चन पेपर्स। बिना क्वेश्चन के अगर आप पढ़ते चले जाओगे, टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं दोगे, एक टॉपिक पढ़ा, मॉक टेस्ट में पूछे गए प्रश्न या विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जोड़कर नहीं देखोगे तो चीजें याद नहीं होंगी। और ये तो सभी सहमत करेंगे इस बात से कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दिया, उस टॉपिक से जब प्रश्न आपसे नहीं बनता और फिर जब आप उसका उत्तर पढ़ते हो, वो प्रश्न आप कई सालों तक नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो आपको चुनौती देता है, कह रहे ये तो मैंने पढ़ा था फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, अच्छा ये है इसका उत्तर। तो मॉक टेस्ट इत्यादि के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जो आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखवा पाती हैं या याद रखने के लायक बना पाती हैं। तो रिटेन करने का कोई एक मूल मंत्र नहीं है। जब 3-4 चीजों को आप सही कर लोगे, कि एक तो जो विजुअल चीजें हैं विजुअल रूप में उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मेंटल मैपिंग कीजिए, दिमाग में सोचिए, पढ़ा, स्ट्रेस दीजिए दिमाग पर कि मैंने क्या पढ़ा, सोते टाइम उस चीज को रिवाइज कीजिए, एक ही डॉक्यूमेंट एक ही चीज को पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, और साथ ही मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी लर्निंग को चैलेंज कीजिए कि मैंने कितना पढ़ा है और मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर आप देखोगे कि आपकी रिटेन करने की कैपेसिटी अन्य की तुलना में बढ़ जाएगी, और यही आपको चाहिए। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 100% अंक नहीं चाहिए, बल्कि आप अन्य की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाओ, है ना, अपनी क्षमताओं को थोड़ा और अच्छा कर पाओ। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं और परीक्षा के क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने देखा स्रोत क्या हो सकता है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, रिटेन कैसे करना है, और करंट अफेयर का प्रबंधन। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बताया ही नहीं कि करंट अफेयर का प्रबंधन कैसे करना है। मैंने बताया, जो अभी सब हमने पढ़ा उसमें ये खुद ही क्लियर हो जाता है कि करंट अफेयर का प्रबंधन कैसे करना है, कि क्या पढ़ना है। उसी में अब क्लियर है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप ज़्यादा नहीं भटक सकते। तो जिस माह तक का PT 365 आ रहा है, PT 365 के साथ आगे बढ़ो, और साथ साथ अब से ही अगर आप गंभीरता से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हो तो साथ साथ जो मंथली मैगजीन आ रही है आने वाले महीनों की, उनको पढ़ते जाओ, ताकि अपडेटेड जो PT 365 आए वो लास्ट में आप पर दबाव ना पैदा करे, आप उसे जस्ट एक रिवीजन के टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। क्लियर है इतना?
तो प्रबंधन की दिक्कत तब होती है स्रोत की, जब हम स्रोत को फैला लेते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर अभी परीक्षा में 4 से ज़्यादा महीने हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोटा मोटा न्यूज़ आर्टिकल चीज़ें 40 से 45 मिनट देकर जरूर देखते रहिए, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल में इतनी डाइवर्सिफाई न्यूज़ होती है ना, पता नहीं कब कहाँ से क्या जरूरी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अभी आपको कंटिन्यू रखनी, और अधिकांश बच्चे करते भी हैं। न्यूज़पेपर को थोड़ा विराम भी देते हैं तो परीक्षा से लगभग 15-20 दिन पहले, उससे पहले न्यूज़पेपर आप अपना कंटिन्यू रखिए। डेली न्यूज़ जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, है ना। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका हिंदी में आ जाए PT 365, उसके साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो डेली न्यूज़ वाला एस्पेक्ट चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेली न्यूज़ चलती रहेंगी। मेन डॉक्यूमेंट जो मासिक पत्रिका को बना रहे हैं वो मासिक पत्रिका के साथ आगे पढ़ेंगे, और जो PT 365 को आधार बना रहे हैं वो PT 365 के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो हमारे सामने जरूरी प्रश्न है वो ये है कि कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो बहुत ही सही तरह की बातें हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ने का एक उत्तर तो यहाँ से मिला होगा कि रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। अब सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चंस के नेचर का पता लगाकर भी आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। अब 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिसमें पहला है इकोनॉमी, दूसरा है एनवायरनमेंट और तीसरा है साइंस एंड टेक। उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सर आपसे बात करेंगे। चलिए, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैं लेती हूँ और मुझे बताएंगे कि इकोनॉमी में करंट अफेयर्स हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। स्कीम्स हो गई, ठीक है। हाल ही में जो बदलाव हुए, ठीक है, ठीक है। देखिए, जो मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन था और जो आपको भी करना है वो नेचर ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार की है ये पकड़ने की कोशिश करनी है। दूसरा, वो महत्वपूर्ण थीम कौन सी है जहां से बार बार यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब जब नेचर की हम बात करें तो नेचर में तो बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है। जैसे मैं इसका उदाहरण देती हूँ कि नेचर में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है, और जब तक ये काम किए बिना किसी भी सब्जेक्ट को, आने वाले सब्जेक्ट में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे हैं, संकल्पना आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। डेटा या आंकड़ा आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या करंट अफेयर से भी अप्लाइड क्वेश्चन का कोई स्कोप बनता है। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें डेप्थ क्या है, गहराई क्या है, मुझे कितने गहराई तक जाकर पढ़ना है, और वो थीम्स जिन पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। जब तक इन पर विचार नहीं करोगे तब तक चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे PT 365 हो, चाहे मासिक पत्रिका हो, चाहे आप न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप बहुत सारी सूचना पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश करोगे और इससे कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अगर आइडिया क्लियर है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, कितना गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी अनुरूप आप तैयारी भी कर पाओगे। जैसे उदाहरण देखिए, ये 2022, 23 और 24 के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न देखिए, डिजिटल रुपए के संदर्भ में कुछ कथन है जिन पर विचार करना है। ध्यान रहे, कंटेंट उत्तर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन। और डिजिटल रुपए या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में यूपीएससी ने एक नहीं बल्कि 2 साल लगातार प्रश्न पूछे हैं। बस पूछने का तरीका और जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदल गई। देखिए जरा, यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल रुपए के बारे में, इससे पहले यूपीएससी ने पूछा था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि जब डिजिटल करेंसी जैसा टॉपिक इतना ज्यादा चर्चा में है,
कि वैश्विक स्तर पर सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी बनाने पर काम कर रहे हैं और उस दिशा में भारत में आरबीआई भी डिजिटल रुपए को डेवलप करने पर काम कर रहा है। तो क्या ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो जब इतना बड़ा इनिशिएटिव है ना, सबसे बड़ा क्या है जिसके लिए सारी दुनिया इधर उधर घूम रही है, करेंसी, मुद्रा। अब उसी के संदर्भ में एक इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि वो भौतिक से डिजिटल रूप में हमारे सामने आने वाली है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्था कैसे काम करेगी, क्या प्रभाव होगा। तो सिंपल ये प्रश्न है, ठीक है। तो सीधा आप देखोगे करंट अफेयर से उठाकर प्रश्न पूछ दिया गया है। आगे देखिए, एक कंसेप्ट कुछ कारणों से चर्चा में रहा। कंसेप्ट क्या है? लघु कृषक बड़े खेत, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के कुछ गांवों में लोगों के द्वारा अपनी भूमि को पूल किया गया और उसके पूल भूमि पर खेती करने की कोशिश की गई ताकि उनकी लाभप्रदता अधिक से अधिक हो पाए। ये आर्टिकल चर्चा में रहा, न्यूज़पेपर इत्यादि में कवर हुआ। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधा चर्चा में रहा, प्रश्न पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए, नॉन फंजिबल टोकन, कितना अधिक नॉन फंजिबल टोकन जो है वो चर्चा में रहा। इस पर हमने जो है कुछ टैक्स इत्यादि भी लगाए। ये भी हमने पढ़ा कि डिजिटल जो असेट्स है और नॉन फंजिबल टोकन, इनमें क्या अंतर है। तो ये टर्म अपने आप में इतनी चर्चित रही कि उस पर आधारित 3 कथन बनाकर आपसे पूछ दिए गए हैं। तो सिंपल, कोई भी टर्म किसी भी कारण से करंट अफेयर में चर्चा में है, आप देखोगे कि वहां से आपसे उठाकर प्रश्न पूछ दिए गए हैं। पहली तो कैटेगरी ये है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी ऐसी नई टर्म, नया ट्रेंड करंट अफेयर में चर्चा में है, नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पर हमें अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। वहां से जुड़े हुए प्रश्न यूपीएससी हमसे कभी भी पूछ सकती है। तो ऐसा जब कुछ भी आपके सामने मासिक पत्रिका या पीटी 365 में आएगा, आप उसे गंभीरता से लेंगे। दूसरी बात जो मैंने पहले बताया था कि कई बार करंट अफेयर के चलते स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, भारत सरकार को काले तिल है ना, नाइजर सीड न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, खरीफ की फसल के तहत आती है। कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल के लिए इस्तेमाल करते, अभी मैंने बताया था। पूरा आर्टिकल ही चर्चा में रहा कि जो 14 खरीफ की फसलें हैं जिनको लेकर एमएसपी दिया जाता है, उनमें से सबसे कम क्षेत्रफल अगर किसी फसल के तहत है तो वो कौन सी फसल है? नाइजर सीड, काले तिल। और ये भी देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में इस फसल के तहत आने वाला क्षेत्रफल 80% तक संकुचित हो गया। तो करंट अफेयर में चर्चा में रहा। लेकिन आप देखोगे नाइजर सीड के बारे में जो पूछा गया वो करंट जानकारी नहीं पूछी गई, बल्कि क्या पूछा गया? उसका स्टैटिक पोर्शन। तो दूसरी जो बात हमें समझ में आती है कि अगर कोई चीज करंट अफेयर में चर्चा में है तो उसका स्टैटिक भी अच्छे से देख लो। जैसे अभी मोटा मोटा हम ये तो नहीं कह सकते कि यूपीएससी एमएसपी पर प्रश्न पूछेगी ही पूछेगी, लेकिन एमएसपी चर्चा में है तो एमएसपी से जुड़ी हुई व्यवस्था को हम गंभीरता से देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ताकि अगर कोई प्रश्न बने तो उसका उत्तर हम दे पाए। क्लियर है? क्योंकि करंट अफेयर में क्या चर्चा में चला, लीगलाइज करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, ये सारे पहलू, इनके संदर्भ में प्रश्न बनने की संभावना मुख्य परीक्षा में है, प्रीलिम्स में उतनी नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है? स्टैटिक पोर्शन। तो एमएसपी की पूरी व्यवस्था, जुड़े हुए पहलू, सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब आप देखेंगे कि करंट अफेयर में हमें सामान्यतः ये लगता है कि कोई चीज सीधा चर्चा में रही और वो पूछ ली जाएगी, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो एप्लीकेशन पर भी ध्यान देना है। जैसे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। क्यों पूछा गया? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व समय समय पर अलग अलग तरह के निर्णय लेता रहता है। कुछ ऐसी संभावना बनी कि अगर वो सख्त मुद्रा नीति यानी अपनी रेट्स को बढ़ाता है तो भारत से पूंजी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यूएस फेडरल रिजर्व वहां बैठ के अपनी रेट से छेड़छाड़ कर रहा है, कम या ज्यादा कर रहा है, तो उससे भारतीय इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो करंट प्लस उसका एप्लीकेशन दोनों क्लियर होने चाहिए। और देखिए, इसके काफी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये देखिए, कोविड
विश्वमारी या महामारी के बाद हाल ही के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्याज दरें बढ़ाई हैं, घटाई हैं, कुछ किया भी है या नहीं किया। दूसरा, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है ना। तो एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, रेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि भाई रेट्स बढ़ाकर हम जो है मांग को कम कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बताना मैं चाह रही हूँ वो सिंपली ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रश्न देखे और उनका उत्तर देखा और रट लिया, 1% कोई स्टेटमेंट आ जाए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें नहीं है कि आप जरूरी टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, वो भी जरूरी है, उसका भी महत्व है, लेकिन आपको यहीं तक सीमित नहीं होना है। आगे बढ़ के ऑब्जर्वेशन के 5-6 पेज आप जहां भी नोट्स बनाओ, पहले पेज पर उस सब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि मोटा मोटा ये 5 थीम है जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पढ़ेंगे हम सभी, लेकिन प्राथमिकता में ये 5-7 थीम रहेगी। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, सीधा की कंसेप्ट, करंट में कुछ भी चर्चा में रहा, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहा तो उस पर प्रश्न पूछ दिया गया, छोटे किसान बड़े खेत चर्चा में रहा तो उस पर प्रश्न पूछ दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें की टर्म्स पर ध्यान रखना है। दूसरा, हमें ये देखना है कि क्या अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तथ्य भी पूछे जा रहे हैं कुछ, लेकिन तथ्य किस प्रकार के हैं ये देखिए, बहुत ही वृद्ध स्तर के तथ्य। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2%। हम कितना परेशान है कि हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। 3% से ज्यादा होना ये बहुत दूर की बात है, हम 2% तक पहुंचने का स्वप्न अभी देख रहे हैं। तो ये ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड भी पता है कि अच्छा मोटा मोटा हम इसके नीचे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, तो आप इस स्टेटमेंट को काट देंगे। और अगली स्टेटमेंट है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। तो ये योजना तो पिछले 3 से 4 सालों में जब से आई है तब से इतनी चर्चा में रही है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाना तो काफी स्वाभाविक था। तो आप देख रहे हो कि एक तो की कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर में भी एप्लीकेशन का स्कोप है। तीसरा, तथ्य पूछे जा रहे हैं तो वृद्ध स्तर के तथ्य पूछे जा रहे हैं, जो मासिक पत्रिका या हर एक जगह पर हर एक छोटा छोटा तथ्य लिखा रहता है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग के भी कुछ नहीं मिलेगा, याद नहीं रहेगा। तो क्या याद रखना है वो अगर क्लियर है तो भी हमारी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। और साथ ही एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड और भी है इकोनॉमी में, ट्रेंड आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ा है, घटा है। पिछले 10 वर्षों में, है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ा है, घटा है। तो ये जो ट्रेंड है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूं कि ट्रेंड याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस तरह के ग्राफ्स का सहारा ले, और सबसे अच्छे और प्रभावी ग्राफ आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा ऑथेंटिक फिर कोई दूसरा स्रोत आपके पास नहीं बचता है। तो पहला काम जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे आज के समय में, अभी कल ही का शायद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें था सोने का आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है, या आंकड़ों में कुछ गलती होने की संभावना है, जो भी था, लेकिन अगर सोने का आयात चर्चा में रहा, बढ़ा है, घटा है, उसे छोड़ दीजिए। अब टॉपिक चर्चा में रहा, आपसे अप्लाइड स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि जब सोने का आयात बढ़ता है तो हमारी मुद्रा की वैल्यू गिरती है या बढ़ती है। कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि जब गोल्ड इंपोर्ट है तो करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना बनती है। तो ये क्या है, जब आपको क्लियर है, तो जब आप गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा घटा कुछ भी ऐसा देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल आप उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसे पढ़कर ये देखोगे कि अच्छा यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक तो जो सूचना दी गई है आपको क्लियर है कि उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और दूसरा यहाँ से अप्लाइड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वहीं उस न्यूज़ को पढ़ के अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे और प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। इसी से इकोनॉमी की समझ और आपकी तैयारी बेहतर होगी। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, मासिक पत्रिका पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान रखें, और अंत में जब PT 365 का सहारा ले रहे हैं तब भी ध्यान रखें कि ना सिर्फ जो दिया गया है वो, बल्कि एप्लीकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
और जहां तक बात है इकोनॉमी को कवर करने के मामले में स्रोतों का, तो स्रोत आपके पास क्या क्या है? आपके पास अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखते हुए डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर का एक पेज है जिसमें हार्डली 3 से 4 न्यूज़ होंगी जो आपके काम की होती हैं। अन्यथा बिजनेस न्यूज़ है या इधर उधर की न्यूज़ है, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई इकोनॉमी का टॉपिक जरूरी रहा हो तो आर्टिकल भी आ जाए तो उनको आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ लोगे, हो गया। दूसरा आप क्या पढ़ोगे? मासिक पत्रिका पढ़ रहे हो तो उसे सही से पढ़ लो, या फिर PT 365 पढ़ रहे हो तो आप उसे सही से पढ़ लो, वहां से आपकी न्यूज़ कवर हो जाएंगी। इसके अलावा बजट और सर्वे डॉक्यूमेंट, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और बजट और सर्वे डॉक्यूमेंट में भी आप देखोगे कि हर एक तथ्य जरूरी नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर ध्यान दो, अन्यथा ये डॉक्यूमेंट भी आपको तथ्यों से भरे मिलेंगे। इवन समरी में भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQ की डिमांड से लिंक कीजिए कि कहाँ तक कितनी गहराई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी के अनुरूप पढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ ही जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, एक बात नहीं भूलना है, करंट से स्टैटिक को ट्रैक करना कि ये चर्चा में रहा, इसका ये स्टैटिक है, इसे भी मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। ये चर्चा में रहा, इसका ये स्टैटिक है, इसे भी अच्छे से देख लेते हैं। तो मोटा मोटा करंट अफेयर को लेकर अगर आप न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं और सर्वे, बजट इत्यादि को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नोट्स आपको बता ही दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य और बातें हैं उनके नोट्स बनाइए। हर एक चीज़ के पीछे आपको नहीं जाना है, और नोट्स में आप मैनुअल और डिजिटल दोनों तरीके का बेहतर संयोजन बना सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए कितने प्रश्न पूछे जा रहे, बहुत सारे और ट्रेंड निकल सकते हैं। जैसे ये देखिए 15वां वित्त आयोग। अब आप कहेंगे कि 15वें वित्त आयोग को तो आए बहुत वर्ष हो गए हैं, समझ रहे हैं, अब क्या उसकी कोई पोटेंशियल है? बिल्कुल है। जो चीज इतनी मेजर है कि आज भी वही अप्लाई हो रहा है तो वो आज भी इंपॉर्टेंट है। आज भी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन ही काम हो रहा है तो वो आज भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आयोग आज से 5 साल पहले आया हो। दूसरा, 2011-12 में हमने GDP गणना का जो आधार वर्ष 2011-12 को बना दिया, ऐसा हमने चेंज किया। आज भी तो आधार वर्ष वही है, तो इस अपडेट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें करंट में रखना चाहोगे या स्टैटिक में रखना चाहोगे, क्योंकि अब से 3, 4, 5, 6, 7 साल पहले का जो करंट अफेयर है वो स्टैटिक बन चुका है। तो कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सोच के उनको पढ़ना नहीं, ड्रॉप कर देना कि अरे ये तो 5 साल पहले का है। ये आज भी यही अप्लाई हो रही हैं, तो आज भी इनको इक्वल एम्फेसिस के साथ आप पढ़ेंगे, है ना। स्कीम्स का मैं बता रही थी, तो देखिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इंसाइट देते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रवेश आयु क्या है, अंशदान को लेकर क्या है, पारिवारिक पेंशन किस पर लागू होंगी, तो जो बेसिक किसी भी स्कीम के पहलू होते हैं। अच्छा, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम केंद्र वित्त पोषित है या नहीं, अच्छा इसमें क्या क्या किया जाएगा, तो बेसिक वही पर्पज क्या है, क्या फीचर है किसी स्कीम के, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है ना, मंत्रालय क्या है, स्कीम का उद्देश्य क्या है, नोडल एजेंसी क्या है, यही स्टेटमेंट है जो निकाल कर आपसे पूछी जाती है। तो ये क्लियर हुआ कि जो रणनीति बनाए उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की इनसाइट। उन इनसाइट्स को लेते हुए ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि जितना ये जरूरी है ना क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या छोड़ना है। अन्यथा हम बहुत सारी सूचना को कैरी करने की कोशिश करते हैं और अंत तक हमें कुछ भी ज्यादा याद नहीं रह पाता। या याद रहता है तो ऐसे रहता है कि अच्छा ये भी पढ़ा था, अच्छा ये भी देखा था, लेकिन एग्जैक्टली स्टेटमेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। ध्यान रहे, मैं एकदम सुझाव क्लियर करूंगी, डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि 5 ही बातें पढ़ के चले जाए। पढ़े चीजें सही से, जो प्रमुख है उसे अच्छे से हाईलाइट करें और उसे ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करें। तो जो डिमांड है अगर उसके साथ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजों को रिटेन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितना जरूरी है उतना रिटेन कीजिए। रिटेन करने के बाद इकोनॉमी करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे
वो आपको क्लियर हो जाता है। और नोट्स बनाने हैं तो बता ही दिया गया है कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और प्लस ग्राफ्स वगैरह आप एक फाइल बना के रख सकते हैं आपके कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें, कि ये इकोनॉमी करंट अफेयर रिलेटेड ग्राफ या चार्ट्स हैं जो मुझे देखने हैं। बाकी जो ब्रीफ नोट्स हैं मैनुअली आप अपने बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बार बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि इतना कर लेंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, लेकिन टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है, अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, तो कई बार वहाँ से भी जानकारी हम जो है ऐड करते हुए चले जाते हैं और मोटा मोटा अंतिम परीक्षा तक हमारी स्थिति सही हो जाती है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आज भी प्रश्न सही लाइन लेंथ पर पूछे जा रहे हैं। सही लाइन लेंथ अगर मैं बोलूं तो मतलब प्रश्न प्रिडिक्टेबल है ना, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अगले जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूं, अफसोस की बात है कि स्थिति उसके साथ ऐसी नहीं है, और वो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एनवायरमेंट के, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ भी ऐसा आपने किया है? क्या समझ में आता है? कितना भी पढ़ लो, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को ज्यादा हम पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिल जाए, किसी के केस में थोड़ा रेयर भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा प्रश्न पढ़े हुए मिल जाए। डिपेंड करता है कि किसने क्या पढ़ा है, किस चीज पर कितना एम्फेसिस दिया है, या यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछ लिए हैं। लेकिन मोटा मोटा प्रश्न सामान्यतः जो है हम सोच के जाएं उसके अनुरूप आ जाए, ऐसा पिछले कुछ वर्षों में नहीं हो रहा, एटलीस्ट 3-4 सालों में नहीं हो रहा। उससे पहले ये था, आप पढ़ के चले जाओ, क्या पढ़ के चले जाओ, आप संरक्षित क्षेत्र पढ़ के चले जाओ, आप प्रजातियों के बारे में पढ़ के चले जाओ, अच्छा आप जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ के चले जाओ, जैव विविधता से जुड़े हुए जो अन्य कंसेप्ट है, अल्फा बीटा गामा ये वो दिस दैट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, आप पढ़ के चले जाओ। यानी अगर बेसिक्स करके जा रहे हो आप तो कुछ प्रश्न आपको मिल जाते थे, लेकिन अब पॉसिबिलिटी कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें एनवायरनमेंट में बेसिक्स नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, क्यों ना, बिना बेसिक्स के आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। और दूसरी बात, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 3 साल में नहीं पूछा गया है तो कभी नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी कभी भी पैटर्न बदल देती है। जैसे इकोनॉमी में आप देखो, इस बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक तरह की एक्टिविटी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, हम इन टर्म्स को कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे थे। हम इन्हें पढ़ रहे थे तो बाकी चीजों को समझने में ये सहायक थी, इसलिए हम इनको पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन देखो यूपीएससी ने डायरेक्ट इन टर्म्स पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ दिए हैं, समझ रहे हो। तो पैटर्न कभी भी शिफ्ट हो सकता है, तो तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप लोग मुझे बताएंगे। आप एनवायरनमेंट को ओवरऑल ही कैसे कवर करते हैं, फिर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करती हूँ। क्या स्ट्रेटजी रहती है एनवायरनमेंट को लेकर? अच्छा, एनवायरनमेंट में कुछ 2-3 बड़ी चीजें चर्चा में चल रही हैं, आप बता सकते हैं क्या क्या पिछले कुछ माह में चर्चा में रहा? वो तो अभी चर्चा में है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, ठीक है, काफी समय से वो चर्चा में है। ये भी आया कि उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उस बारे में तो डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ गया है। कोप कौन सा हुआ था? कोप 29 चर्चा में रहा, है ना। कुछ समय पहले मैं देख रही थी कि बहुत सारे नई स्पीसीज फ्लोरा और फ्लोना मिली हैं, उनकी लिस्ट ऐड की गई है, वो सारे डेवलपमेंट हो गए। क्लाइमेट चेंज को लेकर तो कहीं ना कुछ चर्चा में चलता ही रहता है। पोल्यूशन को लेकर कहीं ना कुछ चर्चा में चलता ही रहता है ना। जहां एनवायरमेंट और इकोनॉमी जुड़ती हैं वहां से भी बहुत सारी चीजें प्रश्न बनाकर पूछी जा रही है। जैसे ग्रीन वॉशिंग क्या है, एक टर्म है जो पूछी गई है, देखिए मैं दिखाती हूँ क्या है उसका अर्थ। ग्रीन वॉशिंग मैंने तो बताया था, अब समय आपके बताने का है। हाँ, ठीक है, मिथ्य रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है। अच्छा, ये गलत सूचना कंपनी क्यों देना चाहती है? क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, उनको धन मिल जाए।
तो वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसी दिखाएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ताकि ग्रीन बॉन्ड या इस तरह के जो अन्य विकल्प हैं उनका लाभ वो उठा पाए। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी जुड़ गया है ना। तो ये भी एस्पेक्ट है जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये चीजें पिछले काफी समय से काफी चर्चा में है, तो लगातार ही चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो एनवायरमेंट को लेकर करंट में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उन पर अपनी नजर बनाकर रखनी है। अब जैसे कैसे, किसी एक आर्टिकल के माध्यम से या एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से आपको बताना हो तो वो कैसे हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोप चर्चा में रहा, अब कोप को लेकर पूरी व्यवस्था क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, बहुत पुरानी बातें हैं। स्टैटिक पोर्शन में सारे आप पढ़ोगे प्रमुख कोप कौन से रहे जहां कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए, हर एक बात को याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप पढ़ोगे। कोप 29 के बारे में, ये जो रिसेंट कोप हुआ उसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे, कहाँ हुआ, अगला कोप कहाँ होने वाला है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई उसमें किस किस बारे में सहमति बन पाई है, कौन से मुद्दे रहे जो प्रमुख रहे, ये सारा डेवलपमेंट किसका है, करंट अफेयर का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीसीज में भी अब अगला मेरा प्रश्न, क्या हर एक छोटी से छोटी प्रजाति के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं। संभावना है कि जो कुछ बड़ी प्रमुख प्रजातियों की खोज हुई है उनके बारे में प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा, है ना। साथ ही आप देखोगे कि एनवायरनमेंट में स्कोप बहुत अनलिमिटेड हो गया है। यूपीएससी अब आपकी ऑब्जर्वेशन तक भी आ गई है। गिलहरी के बारे में आप कहीं पढ़ोगे नहीं, क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। गिलहरी को तो हम देखते रहते हैं अपने आसपास के पर्यावरण में, हमें पता होना चाहिए कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है, समझ रहे हो। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट ऐसा हो गया जो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, लेकिन ऐसे में भी हम अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे कि हम पैटर्न को जितना हो सके आइडेंटिफाई करें, वहाँ से ट्रेंड निकालें और वहाँ से अपनी तैयारी करें। और उसमें मेरा सुझाव सदैव ये रहेगा कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, घटनाक्रम है, किस तरह का प्रभाव हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट में जो संगठन या संस्थान है उन पर आधारित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि संगठन या संस्थान सिर्फ सरकारी हो या जो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनते हैं वो हो। एनवायरनमेंट में जो एनजीओ, गैर लाभकारी तरह के संस्थान अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं तो उन पर आधारित प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। अलग अलग तरह के अभी समय प्रोटोकॉल इत्यादि काम करते हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइक पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया है, आईएनडीसी कमिटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुरूप आप तैयारी करो। तैयारी करने का तरीका यहाँ भी बिल्कुल अलग नहीं है, जैसे इकोनॉमी में या जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में करोगे वैसा यहाँ भी करोगे। सिर्फ एक अंतर किस चीज का बनता है, अंतर है ऑब्जर्वेशन का, कि जैसे प्रश्न उसी अनुरूप तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को कवर करने का एक सुझाव मैं और दूंगी, चाहे हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें चाहे करंट अफेयर की बात करें। सुझाव क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू भी एनवायरनमेंट को कवर करने की कोशिश करें। इस तरीकों को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आप बिल्कुल एक बार स्टैटिक या जो मूलभूत चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन उनको पढ़कर भी आप ज्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे। तो फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो एनवायरनमेंट के, वहां से बहुत सारी नई जानकारी, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन से जुड़ी हो चाहे वो करंट अफेयर से जुड़ी हो, आपको मिलेगी। और क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। एनवायरनमेंट को तैयार करना और करंट डेवलपमेंट को भी तैयार करने के संदर्भ में जो सुझाव है वो ये है कि मैप एनवायरनमेंट में काफी सहायक हो सकते हैं। चीजों की तस्वीर देखना, उसे विजुअलाइज करना एनवायरनमेंट में भी आपके लिए काफी सहायक हो सकता है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, डायग्राम इत्यादि इन सब चीजों पर ध्यान दें। जो जरूरी सूचना है उतनी ही सूचना को आप पढ़ें, ट्रेंड निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे इसका मैं और एग्जांपल दूं, किसी भी प्रजाति की कुछ जो है ट्रेट्स के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हर प्रजाति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कोई दिन में नहीं देख सकता
है ना। आप देखोगे कि कुछ प्रजातियां सिर्फ शाकाहारी हैं, लेकिन वो ऐसे स्थान पर रह रही हैं जहां सामान्यतः ये संभावना नहीं बनती कि वो शाकाहारी रहें। ये उनकी विशेष विशेषता हो गई। तो इस तरह के जो रेयर फैक्ट्स होते हैं ना, कई बार यूपीएससी उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लेती है या वो स्टेटमेंट बना देती है। इसका मतलब क्या है? क्या हम हर एक चीज के पीछे भागेंगे? नहीं, बल्कि ये हमें ये बता रहा है कि हर एक सामान्य बात के पीछे जाने के स्थान पर प्रजातियों के बारे में कुछ रेयर जो बातें हैं, है ना, जो विचित्र बातें हैं, आप उन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो। और विचित्र बातें हमें तुलनात्मक रूप से याद भी रहती हैं कि अच्छा, इस प्रजाति के बारे में ऐसा है। तो यही ट्रेंड एनालाइज करना है कि एनवायरनमेंट में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर का एनवायरनमेंट में काफी स्कोप है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने हैं, कितना गहराई से पूछे जा रहे हैं, प्रजातियों के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के संगठन आधारित प्रश्न एनवायरनमेंट में प्रमुखतः पूछे जा रहे हैं। क्या कुछ अभी समय गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं? क्या एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स इत्यादि हैं चर्चा में जिनके चलते प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जैसे जरा देखिए स्क्रीन पर, हरित हाइड्रोजन कितना चर्चा में रहा। वो हाइड्रोजन जो हम रिन्यूएबल या नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करके बनाते हैं, है ना। तो उस पर आधारित कि वो कैसे कैसे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। कोई भी संसाधन संकट की स्थिति में है, देखिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 अब ये क्या बता रही है? भारत प्रतिवर्ष विश्व में भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है और भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भूजल के 1/4 से अधिक के निष्कर्षण की जरूरत पड़ती है। अब संसाधन, अगर हम किसी संसाधन का अति दोहन कर रहे हैं या किसी संसाधन के मामले में हमारे पास स्थिति उतनी अच्छी नहीं है या वो संसाधन हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में नहीं है, अब ये चीज किसी भी कारण से चर्चा में रही, वो प्रश्न बन जाएगा। कहीं विश्व में कुछ विचित्र हुआ, कुछ झीलें संकुचित हो गई, सूखने की कगार में है, यूपीएससी ने उठाकर प्रश्न पूछ दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है ना बच्चों का कि हम कैसे पढ़ें, उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसका एक ही उत्तर है। उत्तर क्या है? विगत वर्षों के प्रश्नों को टटोलिए और पैटर्न निकालिए। देखिए कितना बातों बातों में एनवायरनमेंट के संदर्भ में भी हमें 7-8 प्रकार की बातें पता चल गई। आप अपने से सोचोगे और 2-4-3-4 ऑब्जर्वेशन आपके सामने आएंगी। अगर इतनी ऑब्जर्वेशन क्लियर हैं उसके बाद जो आप पढ़ोगे, आप टारगेटेड होकर पढ़ोगे, ज्यादा भटकोगे नहीं। अगर आप 20-30% भी जो एक्स्ट्रा बातें थी उनको साइड कर पाए, यही इस सेशन की सफलता है कि आपको जो पढ़ना था वो कंपैरेटिवली कम हो गया। कम पढ़ोगे, टारगेटेड होकर पढ़ोगे, जरूरी सूचना को याद रखोगे, जरूरी बातों पर जो है काम करोगे, अमल करोगे, तो चीजें परीक्षा में याद रहेंगी। कुछ इसी तरह की स्थिति किसके बारे में है? साइंस एंड टेक। अच्छा, साइंस और टेक में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए एनवायरनमेंट की और भी क्वेश्चन है। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, अब देख लीजिए जरा, क्यों दिशा निर्देश कुछ ऐसा तो है नहीं कि जस्ट आज ही बदले हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या इतनी सतत है कि WHO के दिशा निर्देश हमारे लिए जरूरी है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। मियावाकी पद्धति चर्चा में रही, क्यों चर्चा में रही? प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मियावाकी पद्धति की चर्चा की थी। केरल में एक महानुभाव हैं जिन्होंने इस दिशा में काफी अच्छी कोशिश की, इसलिए उनका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। यही कारण नहीं, मियावाकी पद्धति पिछले कुछ सालों में इसलिए भी चर्चा में रही कि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट है, प्रदूषण की समस्या है, शहरी विस्तार हो रहा है, तो जो थोड़े बहुत भी वन क्षेत्र थे शहरों में, है ना, वृक्ष थे, वो संकुचित हो रहे हैं। तो ऐसे में एक मेथड समझ में आता है जो जापान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मियावाकी पद्धति। इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया गया। अब हम आते हैं साइंस टेक पे। साइंस टेक पे मैंने आपसे पूछा था क्या ऑब्जर्वेशन है? सबसे ज्यादा जरूरी साइंस एंड टेक में क्या है? करंट डेवलपमेंट। अब मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताती हूँ, अलग अलग बच्चों की अलग अलग हो सकती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, साइंस एंड टेक का बेसिक्स भी पढ़ते हैं और करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांशतः विद्यार्थियों के संदर्भ में ऐसा देखा गया है कि वो
S&T को सिर्फ करंट अफेयर के माध्यम से ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि साइंस और टेक में पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो अधिकांशतः प्रश्न कहाँ से जुड़े होते हैं, करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। और करंट अफेयर में जो टॉपिक दिया जाता है उसकी पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं क्लियर होती है। प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मानवीय शरीर के बारे में कुछ भी नई बात, नई प्रवृत्ति, नई खोज कुछ भी हुई, बीमारियों के संदर्भ में कोई भी डेवलपमेंट, ऐसा कुछ भी हो रहा है, प्रश्न पूछ दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है तकनीक। तकनीक के संदर्भ में कुछ भी नया आ रहा है, इसरो के संदर्भ में डीआरडीओ कुछ भी नया उनके द्वारा किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा जो डोमेन है वो टेक्नोलॉजी के लिए खुल जाता है। टेक्नोलॉजी में भी जो नए नए ट्रेंड्स है, जैसे कुछ समय पहले बायोफ्यूल, जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प, तो किस किस से बायोफ्यूल बन सकता है, इसकी संभावनाओं आधारित प्रश्न भी यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, वो अगर करंट अफेयर आधारित तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि विगत वर्षों का हम ट्रेंड देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस और टेक में करंट आधारित या करंट से जुड़े हुए, करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन वहां से पूछे जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो आप स्टैटिक नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ, अब साइंस और टेक में कोई न्यूज़ दे दी जाए ऐसा है, टी सेल ये है, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक उसका बेसिक ना समझाया जाए। तो बेसिक एनी हाउ उस मासिक पत्रिका या PT 365 डॉक्यूमेंट या क्लासेस जो भी आप रेफर कर रहे हो उसमें आपको समझा ही दिया जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चंस का दिखाऊं तो बोल वेचिया पद्धति क्यों चर्चा में रही, किसी को पता है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बोल्वेशिया वायरस का इस्तेमाल किया गया, चर्चा में रहा, पूछ लिया गया। ये देखिए, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखोगे इसरो, स्पेस मिशन, इन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। तो साइंस और टेक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है करंट अफेयर, है ना। और करंट अफेयर में भी किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड एनालाइज करना है और उसी के अनुरूप आपको डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। या अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस की मदद चाहिए तो आप क्लासेस की मदद ले सकते हो। तो सबसे जरूरी बात यही है कि अपने स्रोतों को सीमित कीजिए, सही स्रोत का चयन कीजिए, मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज कीजिए, पढ़ते टाइम उन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिटेन कर सकते हो, है ना। और साथ ही पढ़ते टाइम इस चीज पर भी ध्यान दें कि प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुरूप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए और करंट के महत्व को सिर्फ करंट तक ही सीमित करके नहीं समझना है। करंट जो है स्टैटिक पोर्शन को इंपॉर्टेंट बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, उसे ट्रैक करना करंट अफेयर के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंपल सी क्या बात है, क्या समझ में आया, क्या क्या करना है? सबसे पहले PYQ से ट्रेंड एनालाइज करना है और सिलेबस को अच्छे से समझना है। सबसे पहले सबसे दो मूलभूत बातें, ऐसा करने के बाद ट्रेंड एनालिसिस जब आप कर रहे हैं, कुछ चीजें यहाँ से पता चली, कुछ चीजें आप अपने लेवल पर करोगे, तो नोट्स का जो सबसे पहला पेज होना चाहिए उसमें अपनी भाषा में आप पैटर्न लिखोगे कि किस तरह का ट्रेंड रहा, किस तरह का पैटर्न रहा, ताकि जब आप उसे 2 दिन में भी एक बार पढ़ो तो दिमाग में क्लियर हो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम मुझे इन इन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है, अब से डेली न्यूज़पेपर अभी अपना कंटिन्यू रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी उसमें आप 2 घंटे दें, कोशिश करें कि जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ 40 से 45 मिनट में मैक्सिमम आप न्यूज़पेपर को कवर करें। स्टैटिक पोर्शन का जो अपना शेड्यूल चल रहा है उसे चलाते रहें। करंट अफेयर में अगर आपने मासिक पत्रिकाएं पढ़ी हैं तो मैंने बताया, अगर आप सहज हैं तो मासिक पत्रिकाओं के साथ आगे बढ़े, अन्यथा जैसे ही हिंदी में डॉक्यूमेंट आ जाए PT 365, डेली अपना शेड्यूल बनाकर जो ऑब्जर्वेशन है उनसे लिंक करके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। क्लासेस अटेंड करनी है तो उसकी क्लासेस अटेंड करें, समझकर फिर से उसे पढ़ने की कोशिश करें। इतना आपको करना है। पढ़ते टाइम चाहे PT 365 हो या कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अन्य चीजें जैसे बजट हो गया, सर्वे इत्यादि हो गया,
उनको भी पढ़ें और पढ़ते टाइम ये कोशिश करें, ऑब्जर्वेशन तो यूज करेंगे ही कि जो सबसे जरूरी है उस पर सबसे ज्यादा बल हम दें। दूसरा, जहां तस्वीर, ग्राफ, डायग्राम, मैप इत्यादि की भूमिका हो सकती है वहां उनका लाभ लेते हुए पढ़ने और याद करने की कोशिश करें। आप देखोगे मासिक पत्रिका या डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कैन करके प्रश्न सॉल्व करने का विकल्प भी दिया होता है। तो अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हो तो उससे आपकी याददाश्त बेहतर होती है। जो आपने पढ़ा है उसमें क्या छूट गया, क्या और पढ़ना था, इसका हिंट भी आपको मिल जाता है। पूरा टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा है ना, आपने 10 पेज पढ़े, 4 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक पढ़े, आंख बंद कीजिए, दिमाग को जो है एक्टिव कीजिए और एक्टिवली याद कीजिए आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। ये सारे काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है और फिर आगे सर आपको बताएंगे कि समय समय पर, कुछ समय अंतराल के बाद कैसे अपने रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी है। और साथ ही जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो एक पेज अपने पास जरूर लेकर बैठे, उस पेज में ये लिखें कि स्टैटिक के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ करंट डेवलपमेंट है। स्टैटिक के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आपने लिखे हैं वो पेज स्टैटिक जहां से पढ़ रहे हो उस पुस्तक में डाल दो, ताकि जब आप फिर से स्टैटिक को दोहराओ तो उन टॉपिक्स पर कंपैरेटिवली ज्यादा बल दे पाओ जिनके संदर्भ में चीजें करंट अफेयर में चर्चा में रही हैं। इतनी बेसिक सी चीजें मैनेज करना क्या मुश्किल है? नहीं, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए और अपने सामर्थ्य के हिसाब से निर्णय लीजिए कि आप अपने से पढ़ाई कर सकते हैं या आपको बाहरी किसी सहायता की आवश्यकता है। मेरा पार्ट यही अंत होता है। लास्ट में मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं ये चाहूंगी, मैं ये उम्मीद करूंगी कि आज का सेशन आप लोगों के लिए अलार्मिंग रहा है। अगर अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के महत्व को आप समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और देखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये भी मेंस में मददगार होंगी, क्योंकि मेंस के लिए जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो विश्लेषणात्मक पक्ष है वो और जुड़ जाता है ना। तो आपकी आगे की तैयारी भी बेहतर होगी। समय प्रबंधन करना आपके हाथ में है। व्यवहारिक एक शेड्यूल बनाओ कि इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है। खुद को अनावश्यक दबाव में लाने की आवश्यकता नहीं है। शेड्यूल हमेशा व्यवहारिक बनाना है जितना आप पढ़ सकते हो। अगर आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे अपने टारगेट्स को थोड़ा अपग्रेड करो। सदैव ये याद रखो कि समय सबके लिए उतना ही है। उसी समय में कुछ लोग अपना नाम लिस्ट में शामिल करवा पाते हैं और कुछ लोग सदैव सीमित समय की शिकायतें करते रहते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस श्रेणी में आना है, इस श्रेणी में आना है या इस श्रेणी में आना है। यानी आपको भी चयन लेना है या समय प्रबंधन के स्तर पर आपको शिकायतें करनी है। और समय प्रबंधन की शुरुआत होती है स्वयं के प्रबंधन से, अपने जीवन में अनुशासन लाने से, भटकाव को दूर करने से। तो अनुशासन लाइए, उठने सोने का, कब क्या करना है उसको लेकर जब आपका शेड्यूल थोड़ा क्लियर होता है तो आप देखोगे आपका समय वैसे ही प्रबंधित हो जाता है। एक दिन हम रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, एक दिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इससे निरंतरता नहीं आती हमारी पढ़ाई में और इससे हमारा समय भी सही से प्रबंधित नहीं हो पाता। तो समय प्रबंधन की शुरुआत होती है स्वयं के प्रबंधन से। पहले स्वयं का प्रबंधन कीजिए, व्यवहारिक टारगेट बनाइए और उसके अनुरूप चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अंत में ये बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किसे छोड़ना है। जब दोनों की समझ क्लियर होगी, समय का सही से प्रबंधन होगा, है ना, और जब आगे बढ़ने का जज्बा आप में होगा तो चीजों को आप सहजता से कर जाएंगे। अभी भी समय है, लास्ट टाइम में पैनिक होने से बचना है तो सही रणनीति, सही दृष्टिकोण और सही स्रोत के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर है मैसेज? इसी के साथ मैं अपने पार्ट को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी चर्चा हुई है उससे आप लाभान्वित होंगे और आज से अपने लक्ष्य के प्रति आप और अधिक प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो, एक अपडेट और था
जो लोग मासिक पत्रिका पढ़ रहे हैं या आप लोग भी आने वाले कुछ माह की मासिक पत्रिका पढ़ेंगे, क्योंकि PT 365 जो अपडेटेड होगा वो थोड़े समय बाद आएगा, तो आप देखोगे कि नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है। आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसकी वर्क बुक आ रही है। वर्क बुक इन द सेंस उस करंट अफेयर आर्टिकल में जो चीजें जरूरी थी वो संक्षिप्त में लिखी आ रही है, ताकि आपके नोट्स बनाने की आवश्यकता कुछ कम हो पाए। जैसे देखिए, ये देखा है आप लोगों ने किसी ने? हाँ, ये देखिए, पूरा न्यूज आर्टिकल संक्षिप्त ढंग से यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि आपका जो नोट्स बनाने का काम है वो कम हो जाए। और ये है कहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो मैंने ये ओपन किया हुआ है, आप सिंपली वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, विजन IAS वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट को ओपन कीजिए। वेबसाइट में आप जाएंगे रिसोर्स में। अच्छा, रिसोर्स में एक डिजिटल करंट अफेयर भी है ना। अगर आपको सारा करंट अफेयर एक ही स्थान पर देखना है तो बाकी, अगर आप सिंपली भी करंट अफेयर में जाते हैं तो आप देखिए, आपने करंट अफेयर ओपन किया, इसके तहत आप देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में है मंथली करंट अफेयर वर्कबुक। 2 महीने से ही ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है और इसमें जो मंथली मैगजीन है उसका ब्रीफ आपको मिल जाता है, निचोड़ की क्या जरूरी है और क्या कम जरूरी है। हिंदी क्लिक कीजिए, नवंबर और अक्टूबर माह का है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि हमारे बीच एक सामान्य कंफ्यूजन रहता है नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और हमारा काफ़ी समय भी इस कार्य में लग जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, इसे डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है जो लोग अपने अलग से नोट्स बनाते हैं उन लोगों के लिए। तो आप इस तरह की सुविधाओं को भी रेफर कर सकते हो, लगने वाले समय को कम कर सकते हो, क्योंकि ये भी टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? वंस अगेन ऑल द बेस्ट।